हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका बिजनेस एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 4 का पार्ट ए। ठीक है, आपको पता है कि यूनिट 4 पार्ट ए है और यूनिट 4 पार्ट बी भी है। तो इस वीडियो में हम यूनिट 4 पार्ट ए कराएंगे, देन हम फिर पार्ट बी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये पार्ट शुरू होता है डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। मतलब जब आपका जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है ना गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी के अंदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। देन वी हैव डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि आपका प्राइस लेवल तो बढ़ रहा है, आपकी महंगाई तो बढ़ रही है, मतलब प्राइस लेवल तो बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग लेवल से। मतलब मानो 2023 में आपका इन्फ्लेशन बढ़ा था 8%, लेकिन 2024 में इन्फ्लेशन तो बढ़ा है लेकिन 5% से। फिर मान लो 2025 में आपका इन्फ्लेशन बढ़े बट 3% से। तो दिस इज डिसइन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन इज राइजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। देन वी हैव डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? देखो, इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई बढ़ रही है। डिफ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई कम हो रही है, मतलब डिक्रीज इन अ जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देन वी हैव सस्टेन्ड इन्फ्लेशन। सस्टेन्ड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपका इन्फ्लेशन बहुत कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, टेम्परेरी नहीं, बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, दैट इज सस्टेन्ड इन्फ्लेशन। नाउ वी हैव द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो देखो, दो तरह के इन्फ्लेशन होते हैं, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन करते हैं। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। डिमांड पुल मतलब डिमांड बढ़ने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से, डिमांड पुल की वजह से हमारा प्राइस बढ़ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एग्रीगेट डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एग्रीगेट सप्लाई उतनी बढ़ नहीं पाती। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती क्योंकि पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट सबको ना सामान खरीदना होता है, लेकिन प्रोड्यूसर इतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता क्योंकि वो ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे होता है। ठीक है, हम ये अज्यूम करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, फुल कैपेसिटी पे, डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन प्रोड्यूसर जो है और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइजेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब एक बार इसका ग्राफ भी देख लो। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है आउटपुट, इनकम, यहाँ पे प्राइस लेवल। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का पॉइंट ई पे कट कर रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि लोगों ने डिमांड बढ़ा दी। अब सप्लाई तो उतनी बढ़ नहीं सकती, तो डिमांड कर्व तो आगे शिफ्ट हो गया बट सप्लाई कर्व आगे शिफ्ट नहीं हुआ। इससे क्या हुआ कि हमारा प्राइस लेवल बढ़ गया और हमारा आउटपुट उतना ही रहेगा, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ सकती तो इसलिए आउटपुट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप एक बार ही पढ़ लीजिएगा। देन वी हैव कॉसेस। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया कि एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है? हमारा कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। तो कॉजेज क्या होंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के? यही कि पॉपुलेशन में ग्रोथ हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा? कंजम्पशन बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो वो डिमांड करेंगे, हाइयर डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। ठीक है, देन इंक्रीज द पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अगर अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन क्या होता है कि लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट होते हैं, तो उससे क्या होगा कि कंसनट्रेटेड डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब उस अर्बन एरिया की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई तो उतनी है नहीं, तो फिर से प्राइस लेवल बढ़ेगा। देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास जो इनकम है वो बढ़ेगी, आउटपुट या इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो फिर से डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, डेफिशिएट फाइनेंसिंग। डेफिशिएट क्या होता है कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से। ठीक है, दिस इज डेफिशिएट, ये कंडीशन होती है। अब जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को कॉप अप करने के लिए मनी सप्लाई को बढ़ाया जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मनी को प्रिंट करा जाएगा और एक्स्ट्रा मनी से परचेसिंग पावर बढ़ेगी और इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, देन वी हैव द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि कॉस्ट की वजह से हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब देखो, पहले मैंने आपको डिमांड साइड का बताया, लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमारा सप्लाई साइड से चलता है। एक प्रोड्यूसर है, उसको पहले जो रॉ मटेरियल था वो 50 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अब उसका रॉ मटेरियल 100 रुपये में मिल रहा है। तो पहले वो जो किसी सामान था उसको बेच रहा था 100 रुपये में, अब वो उसी सामान को बेचेगा 200 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ तुम देख रहे हो सामान का प्राइस बढ़ गया। बस यही होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब यहाँ पे हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व तो सेम ही रहता है, लेकिन जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो पीछे चला जाता है।
क्योंकि अब जो है प्रोड्यूसर का जो कॉस्ट है एक सामान को प्रोड्यूस करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अब कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो वो क्या कर रहा है, वो सामान कम प्रोड्यूस कर रहा है, सामान कम भी प्रोड्यूस कर रहा है और ज़्यादा प्राइजेस पे भी बेच रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मैंने पूरी यहाँ सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब इसके कॉजेज़ देख लो। कॉजेज़ क्या है कि वेजेस बढ़ गई तो मतलब लेबर महंगी मिलेगी, सामान बनाना महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। देन रॉ मटेरियल बढ़ गया, रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ जाएगा, तो फिर से भाई सामान रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो प्रोडक्ट भी महंगा बिकेगा। देन टैक्सेस बढ़ गए। अब अगर किसी सामान पे पहले 5% GST लग रहा था, अब 10% लगेगा तो सामान महंगा हो गया, ठीक है। देन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। अब क्या है कि अगर नेशनल करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो इम्पोर्टेड गुड और मटेरियल जो बाहर से, मान लो कोई सामान जो है वो ऐसा बन रहा है कि उसके लिए कुछ ऐसे पुर्जे चाहिए जो बाहर से मंगाए जा रहे हैं। अब बाहर से सामान जो हम मंगा रहे हैं वो महंगा हो गया, करेंसी डिप्रिशिएट होगी तो बाहर से मंगाया हुआ सामान महंगा हो गया, तो इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई फर्म के लिए। या फिर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। अब सप्लाई चेन डिस्टर्ब कब होती है, जब नेचुरल डिजास्टर वगैरह, वॉर वगैरह हो जाता है तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, इंटरमीडिएटरी गुड्स भी नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है और वो क्या करता है, फाइनल गुड्स का प्राइस बढ़ा देता है, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अगर होता है, कोई सा भी इन्फ्लेशन हो, तो उसके ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। तो देखो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि पहले आपको कोई सामान 5 रुपये में मिल रहा था, अब वो आपको सामान 10 रुपये में मिलेगा, तो मतलब आपकी परचेसिंग पावर रिड्यूस हो गई, ठीक है। देन इम्पैक्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब क्योंकि आपने तो 100 रुपये अपने इकट्ठे करके रखे थे और आपने सोचा था इन 100 रुपये से मैं 5 चॉकलेट खरीद लूँगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन हो गया, चॉकलेट हो गई 10 रुपये की, तो अब आप कितनी चॉकलेट खरीद सकते हो बताओ, अब आप कम चॉकलेट खरीद सकते हो, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो सेविंग की वैल्यू है वो तो डिक्रीज हो गई, तो सेविंग हमारी कम हो जाती है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब आपको कुछ सामान पहले 100 रुपये में मिल रहा था, अब वो 300 रुपये में मिल रहा है, तो भाई रहने की कॉस्ट तो महंगी हो गई ना, ठीक है। देन इंटरेस्ट रेट एंड बोरिंग। अब सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन की वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बोरिंग महंगी हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, लोग ज़्यादा कम से कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा स्पेंड ही नहीं करेंगे, ठीक है। देन वे हैव इनकम इनइक्वालिटी। देखो, इन्फ्लेशन हमेशा पुअर लोगों को ज़्यादा हिट करता है और मिडिल इनकम लोगों को, ठीक है, जिसकी वजह से रिच और पुअर का गैप जो है वो वाइड हो जाता है। देन इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब क्या हुआ कि जब डोमेस्टिक गुड्स हमारे महंगे हो गए बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन फॉर फॉरेन बायर, जिससे एक्सपोर्ट हमारा हर्ट होगा, ठीक है। इम्पोर्ट चीपर हो जाएगा, बट परसिस्टेंट इन्फ्लेशन कैन वीकन द नेशनल करेंसी। ये पूरी समरी भी मैंने दे दी है ताकि आप पूरे अच्छे से समझ सको। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिशर इक्वेशन। फिशर इक्वेशन बहुत सिंपल सी बात फिशर ने कहा था। फिशर ने ना नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच का रिलेशन बताया था, और उसने ये कहा था कि हमारा जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है आई, वो इक्वल होता है रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। मतलब अगर तुम एक सौदा करो, ठीक है, तुम्हें ब्याज पे पैसे देने हैं, तो तुमने क्या, पहले तुम 5% पे पैसे दे रहे थे, फिर तुम्हें पता चला कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि मेरे पैसे जब 10 साल बाद मुझे वापस मिलेंगे तो वो उतनी उसकी परचेजिंग पावर नहीं रहेगी, वो इतना सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो आपने क्या कहा कि देखो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मुझे पता है, और प्राइस लेवल महंगा होगा, तो मैं अब 10% पे अपना पैसा दूंगा ताकि मेरा जो ब्याज आता रहे या बाद में जो मेरा इन्वेस्टमेंट के बाद एक साथ पैसा है वो परचेजिंग पावर उसकी सेम ही रहे, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपका जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था वो आपका क्या है, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस आपका ये 5% इन्फ्लेशन है। बात समझ आई, यही बात फिशर ने कहा था। अब इसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या होता है कि फिशर ने कहा था कि आपका जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है और जो रियल इन्फ्लेशन है वो अलग अलग होता है। मान लो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इन्फ्लेशन 5% से बढ़ेगा, इसलिए मैंने अपना इंटरेस्ट रेट 5 से 10% कर दिया था, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन तो सिर्फ 2% से बढ़ा है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो डिफरेंस होता है, ये जो डिफरेंस है यही बाद में डिटरमाइन करेगा कि मुझे फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है। मान लो अगर इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 2% से बढ़ा, मैंने तो अपना इंटरेस्ट रेट 5% बढ़ेगा इस सोच के बढ़ा देता 10% तक, तो मतलब मुझे 3% का फ़ायदा हो गया, लेकिन मैंने अपना 5% से 10% करा और जो इन्फ्लेशन था, मतलब यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इन्फ्लेशन कितना होगा 5%, बट इन्फ्लेशन हो गया 10%, तो इसका मतलब क्या है कि एट द एंड मुझे नुकसान हो गया, ठीक है। यही बात मैंने यहाँ पे पूरा लिखी है, दैट इज एक्सपोस्ट मतलब आफ्टर द फैक्ट,
कि बाद में क्या सिचुएशन थी और पहले मैंने क्या सोचा। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। देन वी हैव द फिशर इफेक्ट इन अ लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या माना है फिशर ने कि लॉन्ग रन में क्या होता है कि आपका एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन और जो रियल इन्फ्लेशन है वो सेम होता है। ये कैसे सेम होता है, मतलब लॉन्ग रन में आप बहुत ज़्यादा डिटेल वगैरह चीज़ें देख लेते हो और आप बहुत आसानी से ये पता कर पाते हो कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बहुत एग्जैक्टली आप पता कर पाते हो, परफेक्ट फॉरसाइट कर पाते हो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का। अब अगर आपका परफेक्ट फॉरसाइट हो रहा है इन्फ्लेशन का, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रियल एक्सचेंज रेट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कितना बढ़ेगा वो मैं अच्छे से देख पा रही हूँ। शॉर्ट रन में नहीं देख पा रही थी, इसलिए मेरे रियल एक्सचेंज पे फर्क पड़ रहा था, मुझे नुकसान और फ़ायदा हो रहा था। बट लॉन्ग रन में तो मैं देख पा रही हूँ, तो मेरा जो रियल एक्सचेंज रेट है वो हो जाएगा कांस्टेंट, और मेरा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली इन्फ्लेशन पे डिपेंड हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन 5% से बढ़ रहा है तो मेरा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी 5% से बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली चीज़ को ही हमने तीन पार्ट में डिवाइड करके नीचे शो करा है, मतलब 3 स्टेजेस में। देखो एग्जाम में आपको क्या लिख के आना है, आपको पहले लॉन्ग रन फिशर इक्वेशन को ऊपर समझा के आना है, उसकी इक्वेशन समझा के आनी है और 1-to-1 रिलेशन बता के आना है। उसके बाद ये ग्राफ बनाना है और ये जो 3 मैंने फेजेस बताए हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख के आना है, बट ये 3 फेज लिख के ज़रूर आना है। पहला लिक्विडिटी इफेक्ट। लिक्विडिटी इफेक्ट में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई बढ़ा देती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा प्रिंट करती है, और बैंक और इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा से ज़्यादा कैश होता है। अब अगर मनी की डिमांड उतनी है, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, प्राइस नीचे आएगा, है ना, वही होता है। मतलब सरप्लस कैश होता है, जिसकी वजह से जो प्राइस ऑफ मनी है वो कम हो जाता है, और इस प्राइस ऑफ मनी को हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कहते हैं, क्योंकि बैंक के पास बहुत सारा पैसा है और वो कॉम्पिटिट करते हैं कि मुझसे पैसा ले लो, मुझसे पैसा ले लो, जिससे हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट गिर जाता है। ठीक है, अब आता है इनकम इफेक्ट। अब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट गिरेगा मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बोरो करेंगे, बिजनेस भी पैसा बोरो करके इन्वेस्ट करेगा, जिससे क्या होगा, वाई मतलब इनकम बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अब इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड भी बढ़ाएंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। डिमांड फॉर व्हाट, डिमांड फॉर मनी। ठीक है, इससे क्या होगा कि रियल इनकम बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगा और जो डिमांड है मनी की वो भी बढ़ जाएगी। अब धीरे धीरे जब डिमांड बढ़ेगी मनी की, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे, तो ग्रेजुअली हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिशर इफेक्ट आता है। फिशर इफेक्ट कहता है क्योंकि लॉन्ग रन में हम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हायर मनी ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, लॉन्ग रन में हम आराम से पता कर सकते हैं कि देखो अगर मनी ग्रोथ हो रही है, मनी प्रिंट हुआ है, मनी सप्लाई बढ़ी है, तो मतलब इन्फ्लेशन भी होगा। तो जो लेंडर, बैंक और पब्लिक है अपनी एक्सपेक्टेशन उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा रियल इंटरेस्ट रेट हो जाएगा कांस्टेंट, और हमारा जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और इन्फ्लेशन है उसके बीच में हो जाएगा 1-to-1 रिलेशन, मतलब 5% ये बढ़ा तो 5% ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये 3 फेज आपको लिखना। मैंने काफ़ी डिटेल में इसलिए लिखा है क्योंकि आप पढ़ के ढंग से समझ लो। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, सोशल कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। देखो अगर इन्फ्लेशन ना बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोसाइटी को, एक यही काम नहीं होता इन्फ्लेशन का कि प्राइस बढ़ा दी तो प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब उन प्रॉब्लम को हमने कॉस्ट का नाम दे दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या क्या कॉस्ट जो आती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो देखो अगर हम इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से एंटिसिपेट कर पा रहे तो कौन सी कॉस्ट होंगी, और अगर नहीं कर पा रहे तो कौन सी कॉस्ट होंगी। पहले देखते हैं कि अगर एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ कि इतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो पहली कॉस्ट आती है शू लेदर कॉस्ट। देखो अब क्या होगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अगर आप अपने पास पैसा रखोगे तो उसकी वैल्यू बहुत जल्दी नीचे गिरती है, तो इसकी वजह से आप बैंक में पैसा रखोगे। अब आपको जब भी ट्रांजैक्शन के लिए पैसा चाहिए होगा, बार बार बैंक जाओगे, पैसा विड्रॉ करोगे, जिसकी वजह से आपका जो शू है नीचे से वियर टियर होगा, अब जूते पहन के ही तो जाओगे ना, और ये आपकी कॉस्ट है। ठीक है, देन नेक्स्ट आती है मेन्यू कॉस्ट। मेन्यू कॉस्ट क्या होती है कि देखो अगर इन्फ्लेशन चेंज होगा तो फर्म को अपने प्राइसेस पे बहुत ज़्यादा चेंज करने पड़ेंगे, प्राइसेस चेंज करने पड़ेंगे तो प्रिंट करना पड़ेगा न्यू मेन्यू, कैटलॉग, प्राइस टैग, ये सब, और ये है हमारी मेन्यू कॉस्ट। देन वी हैव द रिलेटिव प्राइस वेरिएबिलिटी। अब क्या होगा कि अगर इन्फ्लेशन होगा तो सारे जो फर्म हैं वो अपनी वैल्यूज़ तो बढ़ाएंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू को इंक्रीज तो करेंगे, लेकिन सब एक साथ नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ फर्म पहले कर दे, कुछ बाद में कर दें, तो ऐसा होगा कि कहीं के या तो कहीं किसी के पास तो आपको जो सामान है सेम सामान 100 रुपये का मिलेगा,
और किसी के यहाँ आपको 150 का मिलेगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई पैसे बढ़ने वाले हैं, और जब भी किसी को ये पता चलता है कि पैसे बढ़ने वाले हैं, वो फटाफट उस सामान को ख़रीदना शुरू कर देता है, जिससे आपका मिस एलोकेशन हो जाएगा। मतलब भले ही आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, बट आप खरीद रहे हो बस इसलिए कि बाद में जो प्राइस है अपडेट हो जाएगा और प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। देन वी हैव टैक्स डिसऑर्डर। देखो टैक्स के जो रूल्स होते हैं ना, वो रियल इनकम पे होते हैं, ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपकी नॉमिनल इनकम बढ़ जाएगी। अब नॉमिनल इनकम बढ़ गई तो लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो आपका जो टैक्स है वो अनफेयर है, क्योंकि आपकी नॉमिनल बढ़ी है, रियल इनकम तो ही बढ़ी है, परचेजिंग पावर तो आपकी वैसे भी सेम ही है ना, बट आपको टैक्स अब ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो टैक्स डिसऑर्डर हो जाएगा। देन इनकन्वीनियंस फॉर मेकिंग इन्फ्लेशन करेक्शन। देखो मनी जो होती है वो यार्ड स्टिक होती है किस मीज़र ऑफ वैल्यू की। अगर मनी ही बार बार चेंज होती रहेगी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे ट्रू वैल्यू को डिटरमाइन करने में। तो दिस इज इनकन्वीनियंस ऑफ मेकिंग इन्फ्लेशन करेक्ट। देन अगर आप इन्फ्लेशन को एंटिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हो ढंग से, तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। मतलब आपने सोचा था कि 5% से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 10 रुपये रख दिया था, और उस हिसाब से आपने सारी प्लानिंग कर ली थी, बजट एस्टिमेशन पता नहीं क्या क्या, और बाद में क्या हुआ कि इन्फ्लेशन बढ़ गया जी 10% से, आपकी सारी की प्लानिंग धरी की धरी रह गई। देन वी हैव आर्बिट्री वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो इन्फ्लेशन से क्या होता है कि रियल वैल्यू जो है कॉन्ट्रैक्ट सेविंग डेट की वो कम एकदम ख़राब हो जाती है। जैसे मान लो ये रामू है, रामू ने श्यामू को, ये रामू है ये श्यामू है, रामू ने श्यामू को जो है 1,000 रुपये का लोन दिया था, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि 1 महीने बाद इसने वापस करना था और उसी के बीच में इन्फ्लेशन बढ़ गया 10% से। अब रामू तो आराम, श्यामू तो बहुत खुश है कि भाई 1,000 रुपये तो वापस करने हैं, परचेजिंग पावर तो डिक्रीज़ हो गई, तो वो आराम से 1,000 रुपये वापस कर देगा। लेकिन यहाँ रामू का तो लॉस हो गया ना, क्योंकि अब वो 1,000 रुपये में उतना सामान खरीद ही नहीं पा रहा है, तो आर्बिट्री वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो किसी भी इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होता है, माइनर अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होता है। और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट आता है, पहला फ्रिक्शनल, दूसरा वेट या स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो देखो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करने के लिए लेबर फोर्स का यूज़ किया जाता है, ओके। लेबर फोर्स डायनेमिक मॉडल क्या कहता है कि लेबर फोर्स जो है, टोटल लेबर फोर्स जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, एक तो एम्प्लॉयड वर्कर, दूसरा अनएम्प्लॉयड वर्कर, ठीक है। अगर मुझे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, अनएम्प्लॉयड वर्कर को टोटल लेबर से डिवाइड कर देना होगा। अगर मुझे एम्प्लॉयड वर्कर निकालने होंगे, एम्प्लॉयड वर्कर, तो मैं क्या करूँगी, एम्प्लॉयड वर्कर मतलब जो एम्प्लॉयड वर्कर है उसको डिवाइड कर दूंगी टोटल लेबर से, ठीक है। नाउ वी हैव जॉब ट्रांजिशन रेट। जॉब ट्रांजिशन रेट क्या होता है कि देखो कंटिन्यूसली अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट चलता रहता है, ठीक है। तो उसके 2 की फैक्टर होते हैं, पहला रेट ऑफ जॉब सेपरेशन, मतलब कितने लोग जो हैं उनके पास पहले जॉब थी लेकिन अब वो अपनी जॉब खो चुके हैं। रेट ऑफ जॉब फाइंडिंग, मतलब कितने लोगों के पास पहले जॉब नहीं थी बट अब उन्हें जॉब मिल गई है। तो रेट ऑफ सेपरेशन को मैं एस से डिनोट करूँगी आगे, और रेट ऑफ फाइंडिंग को मैं एफ से डिनोट करूँगी। तो इसी बेसिस पे जो मेरा फॉर्मूला डिनोट होता है ना, वो ये आता है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर इज इक्वल्स टू सेपरेशन अपॉन सेपरेशन प्लस फाइंडिंग, क्योंकि टोटल लेबर वो लोग होंगे जिनको जॉब मिल गई, जिनको जॉब चली गई, ठीक है, टोटल लेबर वो है। अनएम्प्लॉयड कितने हैं, जिनके पास अभी जॉब है नहीं, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ एम्प्लॉयड अपॉन एल, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ एस प्लस एफ। इस फॉर्मूले पे भी ध्यान दे लेना, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है कि अगर मेरा एस ज़्यादा है, मतलब रेट ऑफ सेपरेशन ज़्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि एस बढ़ जाएगा। अगर मेरा एफ ज़्यादा है तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक पॉलिसी टू रिड्यूस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको बताया कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में 2 अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं, एक फ्रिक्शनल, एक वेट या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो देखो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब जो वर्कर है वो टाइम लेता है अपने लिए एक अच्छी सी जॉब सर्च करने में कि बेस्ट सूट जॉब हो, उसके इंडिविजुअल स्किल टेस्ट से मैच कर रही हो, तो वो जो टाइम वो ले रहा है दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये टेम्परेरी और शॉर्ट टर्म फिनोमेना होता है, इसका एग्जिस्टेंस होता है जब प्लेंटी ऑफ जॉब अवेलेबल होती है ना, तो भी इसका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है।
अब कॉसेस क्या है फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट के? तो पहला सेक्टोरियल शिफ्ट। सेक्टोरियल शिफ्ट क्या है कि मान लो डिमांड जो थी ना वर्कर की, कैसे वर्कर चाहिए थे, वो शिफ्ट हो गई। अब इसका लेटेस्ट एग्जांपल लो कि पहले जो था कंटेंट राइटर वगैरह बहुत चाहिए होते थे, कंटेंट राइटर वगैरह, लेकिन अब एआई आ गई, तो एआई की वजह से कंटेंट राइटर्स वगैरह की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, एआई एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ डिमांड फॉर वर्कर चेंज हो गई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डिक्लाइन हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से और टेक्नोलॉजी सेक्टर इंक्रीज हो गया। तो अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में वो लोग तो काम नहीं कर सकते ना जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकाला है, नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। तो अब वो टाइम लेंगे अपनी स्किल्स अप बिल्ड करने के लिए या फिर कुछ और अच्छी सी जॉब ढूंढने के लिए। तो दैट इज फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट और सेक्टोरियल शिफ्ट इसका रीज़न होता है। देन होता है वर्कर आर अनएक्सपेक्टेडली आउट। कभी कभी क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली इवेंट की वजह से वर्कर को निकाल दिया जाता है, जैसे कि वर्कर की पुअर परफॉर्मेंस हो, फर्म की पुअर परफॉर्मेंस हो, बिजनेस क्लोज होने वाला हो, या फिर वर्कर ने ही जॉब छोड़ दी है ये सोच के कि मेरे को बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शनल एम्प्लॉयमेंट समझ आया, उसके कॉसेस समझ आए। अब देखते हैं कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, देखो पॉलिसी टू रिड्यूस द फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन का फ्लो अच्छा कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी चलाए और जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम दे तो वर्कर को जॉब से आराम से कनेक्ट किया जा सकता है और टाइम रिड्यूस हो जाएगा। देन रेजिंग एन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है उनको रिड्यूस कर देंगे। अगर देखो आपको खाली आप पढ़े हो फिर भी आपके पास पैसा आ रहा है तो आपका काम करने का तो मन ही नहीं करेगा ना, ठीक है। देन वी हैव द वेट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसमें क्या होता है कि इंसान जॉबलेस होता है, मतलब वो बंदा ना जॉब ढूंढ रहा है, उसे जॉब चाहिए भी, वो काम करने को तैयार है लेकिन उसे जॉब नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि वेजेस बहुत ज़्यादा रखती है और मतलब इक्विलिब्रियम लेवल पे वेजेस ना रख के बहुत ज़्यादा वेजेस फिक्स्ड कर दी है, और जिसकी वजह से अब मार्केट में जो डिमांड है वो मतलब जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई जो है वर्कर की वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ग्राफ देखो, इसे समझो अच्छे से। रियल वेजेस और लेबर के बीच का मैंने रिलेशन दिखाया, ठीक है। अब क्या हुआ है कि हमारी जो सप्लाई थी वो फिक्स्ड है, लेबर की सप्लाई फिक्स्ड है, डिमांड जो है वो नीचे आ रही है। मतलब अगर वेजेस हमारी घटेंगी तो डिमांड बढ़ेगी, और वेजेस अगर बढ़ेंगी तो डिमांड घटेगी, ठीक है। तो वेजेस और डिमांड के बीच में ऐसे रिलेशन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जो था वो ये था ई, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस सेट कर दिया। आपको पता है मिनिमम वेजेस एक्ट है इंडिया के अंदर भी, तो गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस जो है वो W सेट ना करके W1 सेट करी है। दिस इज अबव द इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से ये वाला जो पूरा पोर्शन है L1 से L तक का, दिस इज एक्सेस सप्लाई ऑफ द लेबर, और यही लोग होते हैं वेट अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न। मतलब इसी वजह से वेट अनएम्प्लॉयमेंट होता है या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब इसके कॉसेस क्या है कि मिनिमम वेजेस इसका मेन कॉज है। पावर ऑफ मोनोपोली ऑफ यूनियन, मतलब यूनियन क्या करती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है और अपनी जो वेजेस है वो बहुत ज़्यादा हाई सेट करवा देती है अबव द इक्विलिब्रियम लेवल, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब ज़्यादा वेजेस दे रही है बिजनेसेस, तो वो बहुत ही चूज़ करके सिर्फ वो वर्कर्स को रखती है जो उन्हें रखना होता है। एक्सेस बिल्कुल भी फालतू में किसी को भी एम्प्लॉयड नहीं करती वो, ठीक है। तो इसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। दूसरा एफिशिएंसी वेजेस। एफिशिएंसी वेजेस का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो फर्म है वो वॉलेंट्रीली चूज़ करती है हायर वेजेस मार्केट, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम हायर वेजेस देंगे और अच्छे वर्कर रखेंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा होगा। तो वही हायर वेजेस हो गई, इक्विलिब्रियम हुआ नहीं और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द ऑकिन्स लॉ। देखो ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है, एक डेफिनेशन बताऊंगी तुम्हें समझ आ जाएगा। ऑकिन्स ने ये कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और रियल जीडीपी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, बस इतनी सी बात कही है उसने, और फिर मैंने पूरी इंटरप्रिटेशन वगैरह सब रख दिया। बस तुम ये चीज़ याद करके रख जाना कि ऑकिन्स ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जीडीपी कम होगी, जीडीपी बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, मतलब ऐसा उल्टा रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। यही बात पूरी मैंने यहाँ पे समझाई है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक फिलिप्स कर्व। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझना। फिलिप्स कर्व क्या होता है? तो फिलिप्स कर्व ना नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी वेजेस। मतलब अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना चाहोगे तो वेज इन्फ्लेशन होगा, मनी वेजेस बढ़ेंगी। मनी वेजेस को कम करना चाहोगे मतलब वेज इन्फ्लेशन को कम करना चाहोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है बिटवीन रिड्यूस टू अनएम्प्लॉयमेंट, और अगर उन्हें रिड्यूस करना है अनएम्प्लॉयमेंट तो उनको हायर वेज इन्फ्लेशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब इसका रिलेशनशिप कैसे होता है? देखो अगर रिसेशनरी की सिचुएशन है, मतलब
लेबर मार्केट में रिसेशनरी चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या है कि फर्म को आराम से लेबर मिल जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो इससे क्या होगा, रेट ऑफ वेजेस हमारी लो रहेगी क्योंकि अब फर्म को आराम से अगर लेबर मिल रही है तो वो वेजेस कम भी देगा तो भी लोग काम करने के लिए आएंगे, लोग हैं ही इतने बेरोजगार। लेकिन अगर बूम एक्सपेंशन की सिचुएशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होगा। इसका मतलब क्या है कि फर्म को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेबर ढूंढने के लिए क्योंकि सभी तो एम्प्लॉयड है, कोई है ही नहीं खाली। अब अगर मेहनत करनी पड़ेगी इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा पैसे दे के, ज़्यादा वेजेस दे के ही जो फर्म है वो वर्कर को अपने पास काम करने के लिए ला सकती है। तो इससे रेट ऑफ वेज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर मैंने समझा दिया। तो फिलिप्स कर्व ने ये कहा कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहाँ पे वेज इन्फ्लेशन जीरो होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं GW मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ मनी वेजेस, वेज इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन का सिंबल है, यू न्यू माइनस न्यू स्टार। अब ये न्यू और न्यू स्टार क्या है, दिस इज एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इकोनॉमी एंड दैट इज नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। न्यू स्टार वाली सिचुएशन पे मैंने तुम्हें बताया कि वेज इन्फ्लेशन जीरो होती है। ठीक है, और एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे तो वेज इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो उसका डिफरेंस इनटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या मेजर करता है कि वेज के 1% चेंज होने से अनएम्प्लॉयमेंट गैप कितना चेंज हुआ। ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू हमारा वेज इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद करके जानी है एज इट इज़, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। इसके सिंबल्स का मतलब क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, फिलिप्स कर्व कहता है क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसकी इंटरप्रिटेशन और देख लो। देखो, अगर हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बिलो है नेचुरल रेट से तो ये चीज़ नेगेटिव होगी और हाई वेज इन्फ्लेशन होगा। लेकिन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट अबव है नेचुरल रेट से तो क्या होगा कि वेज इन्फ्लेशन हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, और इसका स्लोप कैसे बनता है, देखो इस तरीके से हमारा इसका स्लोप बनेगा। यहाँ पे हमने लिखा वेज इन्फ्लेशन, यहाँ पे लिखा हमने अनएम्प्लॉयमेंट, और ये इस तरीके से होगा क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, अब शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ, ये पूरा मैकेनिज्म वही है जो मैंने आपको समझाया। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन वेज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखो वेज और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है। अब हम ना यहाँ पे एक फंडामेंटल अजम्पशन लेकर चलते हैं कि हमारी जो मनी वेजेस है वो हमारी स्ट्रिक्ट है, मतलब वो बहुत ही स्लोली एडजस्ट होती है ओवर अ टाइम, एकदम से एडजस्ट नहीं होती, जिसकी वजह से अगर एग्रीगेट डिमांड में कुछ चेंज आता है तो पहले वो चेंज एम्प्लॉयमेंट में दिखता है और फिर मनी वेजेस में दिखता है। ठीक है, अब सबसे पहले की वेरिएबल्स जो है मार्केट के वो डिफाइन कर देंगे। देखो ये कुछ डेरिवेशन टाइप है तो ऐसे पूरा सिस्टमैटिकली मैं वो नहीं समझा सकती, आपको थोड़े टुकड़े टुकड़े में समझना पड़ेगा किस तरीके से डेरिवेशन जा रही है। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयड है उसकी इक्वेशन क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ पीपल जो करेंटली एम्प्लॉयड है, उसकी डेफिनेशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल में से जो नंबर ऑफ पीपल करेंटली एम्प्लॉयड है डिवाइड बाय फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इससे हमें पता चलता है कि कितने परसेंटेज जो है लेबर फोर्स वो अभी अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मैंने वेज एम्प्लॉयमेंट और शेड्यूल का वेज एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल शो करा है और बताया कि किस तरीके से वेज और एम्प्लॉयमेंट पॉजिटिवली रिलेटेड है एक दूसरे से। अब पॉजिटिवली रिलेटेड कैसे हैं, देखो ये शेड्यूल हमें बताता है पॉजिटिवली रिलेटेड है, ये बात पता चल गई। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे शेड्यूल में समझाया। अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा तो मतलब इक्विलिब्रियम और नेचुरल रेट हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब जो हमारा एन है, अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो हमारा एन जो है वो एन स्टार के इक्वल होगा, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल और एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट इक्वल है। तो पिछले साल की वेजेस और इस साल की वेजेस सेम ही है, कुछ मतलब उसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर बूम की सिचुएशन है, टाइट लेबर मार्केट है, मतलब हमारा जो एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी, तो इस बार की जो वेजेस है वो ज़्यादा होंगी पिछले बार से। ठीक है, लेकिन अगर रिसेशन है तो इसका उल्टा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यही से चीज़ मैंने ग्राफ में भी शो करी है कि अगर WN जो है वो बिल्कुल इक्वल वाली सिचुएशन है, WN और ये सेम ही है, बट अगर हमारा रिसेशन बूम वाली सिचुएशन है तो ये कर्व ऊपर चला जाएगा और हमारी पिछले साल की वेजेस से ज़्यादा हमारी इस साल की वेजेस होंगी, मतलब W इज़ ग्रेटर देन W-1। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम क्या करेंगे कि फिलिप कर्व रिलेशन को डेराइव करेंगे। जो कोर है फिलिप कर्व का वो ये है कि जो रिलेशनशिप है अब उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेजेस, मतलब वेज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट से कनेक्ट करना। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेजेस को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि किस रेट से चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ वेजेस में। तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है ना एक हमारा कि चेंज डिवाइड बाय जो हमारा बेस वैल्यू थी उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो वैसे ही हम करेंगे
कि इस साल की वेजेस माइनस पिछले साल की वेजेस डिवाइड बाय पिछले साल की वेजेस, इस तरीके से हम इसे डिफाइन करते हैं। उसी के बाद हमने ये वाला फॉर्मूला ऊपर पढ़ा ही था जब स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि n माइनस एन न्यू अपॉन ये क्या था, ये अनएम्प्लॉयमेंट ही तो था, अभी तो ऊपर पढ़ा। तो हमारा अल्टीमेट एम इस डेरिवेशन का यही है कि हम जो है इसको कनेक्ट कर दें, ठीक है। और इन सिंबल्स को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व। देखो एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या शो करता है, तुम्हें पता ही है कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो विलिंग एंड एबल है प्रोड्यूसर सप्लाई करने को ईच प्राइस लेवल पे। अब इसे ना डराइव कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इसकी डेरिवेशन एक एजम्पशन पे डिपेंड करी गई है, लेबर मार्केट पर्टिकुलरली वेज बिहेवियर, जो कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फॉर्म इसकी डिटरमाइन करते हैं। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले हम ये मानते हैं कि अगर प्रोड्यूसर को कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो उसको टोटल आउटपुट के लिए, मतलब टोटल आउटपुट जो होगा उसके लिए लेबर चाहिए होगी, कैपिटल चाहिए होगी और टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। मतलब टोटल आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी। अब हम इसमें एज्यूम करते हैं कि हमारी जो कैपिटल है और टेक्नोलॉजी है वो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा टोटल आउटपुट डिपेंड करेगा कि कितनी लेबर जो है वो फर्म ने हायर कर रखी है। इतनी बात समझ आई, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। अब जो फर्म है वो कितनी लेबर हायर करेगी, लेबर की डिमांड कैसे डिटरमाइन करेगी फर्म, देखो फर्म उतनी लेबर हायर करती है जितनी एक पॉइंट के टाइम पे उसकी एडिशनल वर्कर की कॉस्ट एडिशनल रेवेन्यू जनरेटेड के बराबर होगी। मान लो मैंने एक वर्कर रखा जिसकी मुझे कॉस्ट पड़ी है 50 रुपये, तो उस वर्कर की वजह से मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए, इतने ही वर्कर मैं हायर करूँगी, है ना। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि रियल वेजेस इक्वल्स टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर W/P। अब तुम्हें पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी या फिर जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता है वो धीरे धीरे डिमिनिशिंग हो जाता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। मतलब फर्म जो है अगर एम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर सिर्फ तभी हायर करेगी जब रियल वेजेस हमारी फॉल होंगी। इतना समझ आया। अब देखो शॉर्ट रन में क्या होता है कि हम मानते हैं कि वेजेस हमारी नॉमिनल वेजेस हमारी सेम है, ठीक है, नॉमिनल वेजेस मतलब W हमारी सेम है। तो अगर प्राइस लेवल बढ़ा, प्राइस लेवल बढ़ने से क्या होगा, नॉमिनल वेजेस तो सेम है, ऊपर वाली चीज़ तो सेम है, लेकिन हमारी रियल वेजेस क्या होती है, नॉमिनल वेजेस डिवाइड बाय प्राइस लेवल। तो हमारी रियल वेजेस कम हो जाएंगी, रियल वेजेस कम होंगी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्म को अब कॉस्ट कम पड़ रही है लेबर की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर रख लेगी, इससे आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ये कर्व है ये अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एक कर्व आपको दिखाया है ये इस वजह से हमारा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, मॉडर्न शॉर्ट मॉडर्न फिलिप्स कर्व एंड स्टैगफ्लेशन। अब ये स्टैगफ्लेशन क्या होती है, देखो फिलिप्स कर्व ने कहा था कि या तो आपका वेज इन्फ्लेशन बढ़ेगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और क्योंकि इन दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, अगर वेज इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ये दोनों ही एक साथ बढ़ रहे हो। अब बाद में क्या हुआ, जब फिलिप्स ने ये सब बोल दिया तो बाद में लोगों ने देखा कि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन देखी जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों साथ साथ बढ़ रहा था। अब इस चीज़ की वजह से हमारा मॉडर्न कर्व आया। मॉडर्न कर्व ये कहता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट गैप पे डिपेंड नहीं करता। जब हमने पहले बताया था कि इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू स्टार और एप्सिलॉन, कि जो वेज इन्फ्लेशन है वो सिर्फ ये वाली इक्वेशन थी ना कि वेज इन्फ्लेशन सिर्फ हमारा अनएम्प्लॉयमेंट गैप पे डिपेंड नहीं करता, बट ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ पीपल पे भी डिपेंड करता है, मतलब लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इससे हमारी नई इक्वेशन आई ये, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या है कि अगर हमें लो अनएम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमें हाई एक्चुअल इन्फ्लेशन को बढ़ाना होगा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से। वहाँ पे क्या था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और वेज इन्फ्लेशन का रिलेशन था, बट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन से और एक्चुअल इन्फ्लेशन से रिलेशन बताया कि अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो आपको एक्चुअल इन्फ्लेशन ज़्यादा रखनी होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, और अगर उल्टा करना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन में पता है क्या होता है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पॉलिसी मेकर रिपीटेडली एक्सपेंशनरी पॉलिसी परस्यू कर रहे होते हैं जिससे लो इन्फ्लेशन टारगेट जो है पीपल बिलीव करना ही बंद कर देते हैं, और इसकी वजह से वो अपनी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारा शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। अभी तक मैंने तुम्हें डाउनवर्ड स्लोपिंग बताया था ऊपर बना के, लेकिन अब क्या होता है अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, जिसकी वजह से परमानेंटली हाई इन्फ्लेशन रेट हमारा हो जाता है, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, रिसेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अगर रिसेशन होगा मतलब इकोनॉमी बहुत ही नीचे चली गई, सब कुछ बहुत कम हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अब डिमांड कम हो गई तो लोग फर्म कम प्रोड्यूस करेगा, कम प्रोड्यूस करेगा तो वो
लोगों को भी कम रखेगा तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो रिसेशन के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। यही सारी चीज़ मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। देन वी हैव हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जहाँ पे जनरल प्राइस लेवल बहुत एक्सट्रीम लेवल बढ़ रहा होता है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम। अब इसका रूट कॉजेस क्या होता है? मॉनेटरी फिनोमेना। मतलब अब देखो क्या हुआ है कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर थी वो ज़्यादा हो गई उसकी रेवेन्यू से, जिससे क्या हुआ कि सेंट्रल बैंक क्या कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई कर देगा, मनी प्रिंट कर देगा। अब उससे क्या होगा कि ये जो बजट डेफिशिएट है वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, और ये जो साइकिल है वो चलती ही रहेगी। ठीक है, नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रैटेजी ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, ग्रेजुअलिज्म एंड कॉल्टरकी। देखो बहुत ही सिंपल सा है। ग्रेजुअलिज्म, देखो अभी हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन होती है, ये सब होता है। अब इनको कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी है वो ग्रेजुअलिज्म और कॉल्टरकी है। ग्रेजुअलिज्म में क्या होता है कि धीरे धीरे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करा जाता है। मतलब यहाँ पे जो स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही स्लोली सॉफ्ट लैंडिंग कराने का यहाँ एम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक रेट ऑफ मनी सप्लाई कम कर देती है, मनी सप्लाई की ग्रोथ कर देती है, मनी सप्लाई बढ़ा देती है, जिससे इंटरेस्ट रेट हमारा कम हो जाता है ओवर अ मंथ ऑफ ईयर। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर मनी सप्लाई हमारी बढ़ जाएगी तो लोग ये देखेंगे कि ग्रेजुअलिज्म हो रहा है और वो अपना एक्सपेक्टेशन जो है इन्फ्लेशन का वो कम कर देंगे और धीरे धीरे हमारा इन्फ्लेशन कम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कोल्ड टर्की में क्या होता है, रैपिडली और इमिडिएटली, मतलब एकदम से ना मनी सप्लाई बहुत तेज़ बढ़ा दी जाती है ताकि एक्सपेक्टेशन एकदम से धड़ाम से गिरे और इन्फ्लेशन एकदम ख़त्म हो जाए मिनटों में। ठीक है, तो वहाँ पे ओवर द ईयर लगता है, यहाँ पे बहुत कम हो जाता है कि रैपिडली एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन गिर जाए, इमीडिएटली डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए और सब कुछ कम हो जाए। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, जो मेन टॉपिक मेन चीज़ थी वो मैंने बता दी। मैं आपको अब ग्राफ समझा दी। देखो ग्रेजुअलिज्म में क्या हो रहा है, ये एग्रीगेट डिमांड थी, ये एग्रीगेट सप्लाई थी, यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल तो फिक्स है, आउटपुट हमारा ये रहा, ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन था। अब क्या हुआ कि हमने एग्रीगेट डिमांड जो थी वो कम कर दी, डिमांड नीचे आ गई, एग्रीगेट डिमांड नीचे आई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई वहीं पे है, तो मेरा यहाँ पे ये चीज़ आएगी, मतलब मेरा इन्फ्लेशन भी कम होगा लेकिन हमारा आउटपुट भी कम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि सप्लाई भी धीरे धीरे नीचे एडजस्ट हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड उतने पे सप्लाई नीचे नीचे एडजस्ट हुई। तो देखो इस चीज़ को अब ध्यान से देखना, ये वाला ग्राफ, ये डिमांड था, सप्लाई भी नीचे एडजस्ट हो गई, तो ये यहाँ से अब यहाँ आ गया, और धीरे धीरे करके क्या होता है कि हमारा सिर्फ इन्फ्लेशन कम होता है। तुम देखोगे यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लेशन कम हुआ है, आउटपुट हमारा सेम रहता है। अब कोल्ड टर्की में भी होता तो यही है, लेकिन तुम यहाँ देखो यहाँ पे कितने सारे ग्राफ हैं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही है, दो ही है। मतलब यहाँ पे इन्होंने एकदम से जर्क किया, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यहाँ थी, एकदम से इतना सारा जर्क किया, धीरे धीरे सप्लाई भी यहाँ कम हो गई और डायरेक्टली यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हो गया और आउटपुट हमारा सेम है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो ये टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो के नोट्स चाहिए तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको गूगल फॉर्म का, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो बहुत ही कम पैसों पे। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।